नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उनका इरादा अटल है, बदलेगा नहीं। तो यूरोप ने भी जवाब दे दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड का सपना नहीं देखेगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ग्रीनलैंड के चलते यूरोप और अमेरिका के बीच ही जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप साफ कह चुके हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, कब्जा तो करेंगे ही। इस बीच ग्रीनलैंड में अब यूरोप और अमेरिका के सैनिक भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, यानी यूरोप अब सैन्य तैयारियों में जुट गया है। उसे अमेरिका के हमले का डर लग रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ग्रीनलैंड पर हमला करेगा अमेरिका। ट्रंप अब सैन्य विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर नेटो का अस्तित्व खत्म होने की जो चर्चाएं हो रही थी वो सच साबित हो जाएंगी। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान सरकार ने दंगाइयों को दी चेतावनी, 3 दिन में करेंगे सरेंडर, नहीं तो होगा सख्त एक्शन। खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। ट्रंप ने नॉर्वे को धमकाया, कहा 8 जंग रुकवाई फिर भी मुझे नहीं दिया नोबेल प्राइज, अब शांति कायम कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं। जापान में फिर होंगे चुनाव, जापान के पीएम साने ताकाइची का ऐलान, 23 जनवरी को जापान की संसद होगी भंग, 8 फरवरी को होंगे चुनाव। और चलते चलते में देखेंगे रेगिस्तान में मिले जिंदगी के निशान, जहां सांस लेना भी मुश्किल, वहां कैसे पनप रहा है जीवन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में यूनुस के भारत विरोध का खुलासा, चीनी राजदूत को चिकन नेक की तीस्ता साइट का कराया दौरा, दिल्ली और ढाका के संबंधों में और बढ़ सकता है तनाव। पाकिस्तान के बाद अब मिस्र और सोमालिया से सैन्य गठबंधन करेगा सऊदी अरब, सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद जल्द करेंगे सऊदी अरब की यात्रा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, गजा पीस बोर्ड में फ्रांस को होना पड़ेगा शामिल, अगर न्योता ठुकराया तो लगाएंगे 200% टैरिफ। अमेरिका में आया भीषण बर्फीला तूफान, मिशिगन में इंटरस्टेट हाईवे पर टकराए 100 से ज्यादा वाहन, कई लोग हुए घायल। तो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप यूरोप पर हमले की तैयारी में है। ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी भेज दिया है। ये एयरक्राफ्ट किसी भी वक्त ग्रीनलैंड के पिटोफिक स्पेस बेस पहुंच जाएगा। अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती तेज कर दी है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती के बारे में ग्रीनलैंड और डेनमार्क को बता दिया है। गौरतलब है कि पिटोफिक स्पेस बेस ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में है और ये पहले से ही अमेरिका के पास है। इसका इस्तेमाल मिसाइल चेतावनी सिस्टम और स्पेस मॉनिटरिंग के लिए होता है। पहले से ही यहां अमेरिका के करीब 200 सैनिक तैनात हैं और अब इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमारी सैन्य तैनाती का मतलब ये नहीं माना जाए कि हम ग्रीनलैंड पर हमला करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर साफ कर दिया है कि अभी हमला भले ही नहीं हो, लेकिन ग्रीनलैंड पर हम कब्जा जरूर करेंगे। 1 फरवरी से जिन 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, उससे भी अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने कहा है कि 100% उन सभी 8 देशों में 10% का टैरिफ लगेगा जो अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। टैरिफ से बचना है तो ग्रीनलैंड पर हमारे साथ आए, नहीं तो टैरिफ के लिए तैयार रहें। अभी ये टैरिफ 10% है और 1 जून से 25% होगा। इसके बाद टैरिफ बढ़ेगा या सीधा हमला होगा, इस पर ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन एक बात तो साफ कह दी है कि ग्रीनलैंड जल्दी ही अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा। ट्रंप ने डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ब्रिटेन और नॉर्वे पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इन देशों ने डेनमार्क की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को तैनात किया है। ट्रंप ने कहा है कि ये देश अपने सैनिक ग्रीनलैंड से वापस बुलाए, नहीं तो नई जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप लगातार अपना रुख सख्त कर रहे हैं, लेकिन यूरोप फिलहाल तो ट्रंप की किसी भी धमकी के आगे झुकता नहीं दिख रहा। डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। डेनमार्क से कई विमान हथियारों के साथ ग्रीनलैंड में उतर रहे हैं। फ्रांस ने भी अपने लड़ाकू विमान ग्रीनलैंड भेजने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि आने वाले दिनों में जमीन, हवा और समुद्र के जरिए ग्रीनलैंड की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ताकत के दम पर ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करेगा। यूरोपीय संघ के पास कई ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए ट्रंप को टैरिफ धमकी वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ट्रंप के अड़ियल रुख को लेकर स्वीडन का भी बयान सामने आया है। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मामले में स्वीडन हमेशा डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ खड़ा है।
जबकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर कहा है कि वो इसकी सुरक्षा करना चाहते हैं। अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा नहीं किया तो रूस और चीन इस पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप रूस और चीन का डर यूरोप को दिखा रहे हैं, तो रूस और चीन की इस मामले में प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। रूस ने तो एक तरह से यूरोप का मजाक ही उड़ा दिया। रूसी राष्ट्रपति के दूत किरिल दिमित्रियेव ने यूरोपीय संघ पर तंज कसते हुए कहा कि यूरोप को अपने डैडी को नाराज नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में सेना भेजने वाले देशों पर 10% टैरिफ जड़ दिया। यह टैरिफ ग्रीनलैंड भेजे गए हर सैनिक पर करीब 1% टैक्स के बराबर है। इससे पहले मेदवेदेव ने भी कहा था कि ट्रंप किसी दिन खुद को ग्रीनलैंड का राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। वो ग्रीनलैंड जल्दी जाएं, नहीं तो रूस वहां रेफरेंडम करा लेगा। ग्रीनलैंड के लोग खुद को रूस में शामिल करा देंगे। रूस की तरह ही चीन ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका को घेरा है, साफ कह दिया है कि हमें इस मामले में घसीटने की जरूरत नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को चीन के खतरे का बहाना नहीं बनाना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका को चीन का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। ग्रीनलैंड का मामला अब ट्रंप की दूसरी योजनाओं पर भी असर डालता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने गजा में बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया है। यूरोप के देशों को इसमें शामिल होने के लिए न्योता भी दिया गया है, लेकिन यूरोप ट्रंप के न्योते को ठुकराता दिख रहा है। फ्रांस इसमें शामिल होने को तैयार नहीं दिख रहा, तो फिनलैंड ने भी ट्रंप के न्योते को ठुकरा दिया है। वहीं ब्रिटेन ने भी ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। साफ है, ट्रंप की जिद अब नाटो पर भारी पड़ रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो अमेरिका और इजरायल ने ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत को भड़काया, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति को CIA ने बताया कि बगावत से खामेनेई की सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अमेरिका और इजरायल के हमले से भी खामेनेई की सत्ता नहीं हिल पाएगी, उल्टा अमेरिका ही जंग में बुरी तरह से फंस जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन ट्रंप जो प्रदर्शनकारियों से कह रहे थे कि मदद रास्ते में है, उस पर भरोसा करने वाले ईरानी जरूर मुश्किल में फंस चुके हैं। खामेनेई सरकार ने प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सुरक्षा अधिकारियों से कहा है कि उपद्रवियों की कमर तोड़ देनी चाहिए, जिसके बाद से ईरान सरकार की कार्रवाई तेज हो चुकी है। ईरान सरकार का कहना है कि प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में अब तक करीब 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह संख्या 20,000 तक हो सकती है। ईरान सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को चेतावनी भी दी गई है। ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रजा रादान ने कहा कि कुछ युवा भ्रमित होकर दंगों में शामिल हुए। जिन लोगों ने दंगे किए हैं उन्हें 3 दिन का समय दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर वो खुद आत्मसमर्पण कर दे। जो लोग अनजाने में दंगों में शामिल हो गए उन्हें दुश्मन सैनिक नहीं बल्कि भ्रमित व्यक्ति माना जाएगा और उनके साथ नरमी बरती जाएगी। उन्हें कम सजा दी जाएगी, लेकिन जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ और न्यायपालिका प्रमुख घोलाम हुसैन मोहसिनी एजई की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आतंकी घटनाओं को जिसने भी भड़काया है उसे माफ नहीं किया जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो लोग बहकावे में आ गए थे और आतंकवादी घटनाओं में उनकी कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, उनके प्रति दया और उदारता बरती जाएगी। ईरान सरकार के इस ऐलान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी धमकी के चलते ईरान ने 800 लोगों की फांसी को रोक दिया था, लेकिन ईरान अब जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखा रहा है, उससे ट्रंप को ईरान का सीधा जवाब माना जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि ईरान फांसी को धमकी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश ईरान है और इस साल वो चीन से भी आगे निकल सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रदर्शन में 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ईरान में बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल 4029 लोग सरकार की सख्ती में मारे गए हैं, जिसमें 3786 प्रदर्शनकारी और 180 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे ट्रंप को नॉर्वे के 2 टूक जवाब की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की चाह किसी से नहीं छुपी। वो कई बार खुद को इस सम्मान का सबसे बड़ा दावेदार बता चुके हैं, लेकिन जब नोबेल कमेटी ने उन्हें नहीं चुना तो उन्होंने अब सेकेंड हैंड नोबेल पुरस्कार का इंतजाम कर लिया। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और इस साल की नोबेल विजेता मारिया कोरेनो मचादो पर इतना दबाव बनाया कि उन्होंने खुद ही ट्रंप को अपना नोबेल सौंप दिया। हालांकि नोबेल कमेटी ने साफ कर दिया है कि इस तरह से किसी को नोबेल नहीं मिलता। नोबेल सम्मान ट्रांसफर नहीं किए जाते।
जिसके चलते ट्रंप की खींच खत्म होती नजर नहीं आ रही और अब उनका गुस्सा नॉर्वे पर फूट पड़ा है। उन्होंने नॉर्वे के पीएम जोनास गेयर स्टोर को खत लिखकर साफ कर दिया है कि अब शांति की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। इस खत में जोनास को संबोधित करते हुए ट्रंप ने लिखा कि क्योंकि आपके देश ने मुझे 8 युद्धों को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है, इसलिए अब मुझे पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। हालांकि यह हमेशा हावी रहेगा, लेकिन अब मैं सोच सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा और सही है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब वो दुनिया की शांति के लिए नहीं सोचेंगे और उनके मन में जो आएगा उनके मुताबिक अमेरिका के लिए जो जरूरी होगा वो उसके लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। उनका यह खत एक खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है और वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर चुका है और अब ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की तैयारी में नजर आ रहा है। ट्रंप ने इस खत में ग्रीनलैंड पर कब्जे के अपने दावे को भी दोहराया है और कहा है कि नेटो को भी इसमें उनकी मदद करनी चाहिए। इन हालात में ट्रंप का यह खत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार का फैसला ओस्लो में एक स्वतंत्र समिति करती है, ना कि नॉर्वे सरकार। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने इसका ठीकरा नॉर्वे सरकार पर फोड़ा है, उस पर अब वहां के प्रधानमंत्री स्टोर का जवाब भी आ गया। उन्होंने स्थानीय अखबार वीजे को पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए बताया कि यह एक मैसेज है जो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से मिला। उन्होंने कहा कि वो नोबेल ना मिलने से निराश है और ग्रीनलैंड पर कब्जे की उनकी कोशिश इससे उभरी है, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुनने में नॉर्वे सरकार की भूमिका नहीं होती है। यह पुरस्कार कमेटी स्वतंत्र रूप से देती है। ऐसे में ट्रंप का हमारी तरफ उंगली उठाना ठीक नहीं है। जिस तरह नॉर्वे के पीएम ने ट्रंप को आईना दिखाया है, उसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें अगर फिलहाल किसी पर हैं, तो वो है ट्रंप पर और उनके अगले कदम को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे जापान की। तो जापान में एक बार फिर आम चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले चुनाव को अभी 18 महीने भी नहीं हुए थे कि अब एक बार फिर जापान में नई सरकार के गठन का रास्ता बनता नजर आ रहा है। जी हां, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संसद भंग कर दोबारा चुनाव कराने की बात कही है, जबकि निचले सदन के लिए अगला चुनाव अक्टूबर 2028 तक होना था। ताइवान की सुरक्षा को लेकर चीन के साथ गहराते विवाद के बीच उनकी इस अचानक घोषणा ने सबको हैरान कर दिया है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पीएम ताकाइची ने कहा कि मैं 23 जनवरी को जापान की संसद डाइट के निचले सदन को भंग कर दूंगी, जिसके बाद 8 फरवरी को चुनाव होंगे। मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपना भविष्य दांव पर लगा रही हूं। मैं चाहती हूं कि जनता सीधे तौर पर फैसला करे कि क्या वे देश का प्रबंधन मुझे सौंप सकते हैं। सदन के 465 सांसदों के चुनाव के लिए मतदान के लिए प्रचार अभियान 27 जनवरी से शुरू होगा, जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है। दरअसल ताकाइची के पूर्ववर्ती जापान के पूर्व पीएम शिगेरू इशिबा केवल 1 साल तक ही कुर्सी पर बने रहे, लेकिन जुलाई 2025 में उनकी सरकार ने ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया, जिसके बाद इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जापान में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। लेकिन इशिबा के बाद ताकाइची ने पार्टी की अध्यक्षता की कमान संभाली। उन्होंने दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी के साथ एलडीपी का गठबंधन कराया और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। वर्तमान में प्रतिनिधि सभा में उनकी सरकार के पास 199 सीटें हैं, जिनमें उसके स्वतंत्र सहयोगियों के पास 3 सीटें शामिल हैं, जो किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब ताकाइची अपनी लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट लेने की तैयारी में नजर आ रही हैं। हालांकि उनके रुख से साफ है कि वो इस चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में वापसी का इरादा रखती है। लेकिन जिन हालात में उन्होंने ये घोषणा की है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जापान फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए चीन बना हुआ है। ताकाइची के एक बयान ने दोनों देशों के बीच जंग के हालात पैदा कर दिए थे। उन्होंने ताइवान को लेकर कहा था कि अगर जापान की अपनी सुरक्षा को खतरा होता है, तो वो चीन और ताइवान के बीच किसी भी संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल हो सकता है। इस पर चीन इतना भड़क गया कि हमले तक की धमकी दे दी थी। वहीं अमेरिका के टैरिफ ने भी जापान को झुकने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या इस कदम से ताकाइची जापान की सत्ता में मजबूत वापसी कर पाएंगी या यह फैसला उनके लिए भी झटका साबित होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसे रेगिस्तान की जहां कुछ ना होने के बावजूद जिंदगी सांस ले रही है। जी हां, चिली का अटाकामा रेगिस्तान, जो दुनिया की सबसे सूखी और बंजर जगहों में से एक है। यहाँ की रेत इतनी सूखी है और धूप इतनी तेज है कि वैज्ञानिकों ने सालों तक इसे डेड जोन माना हुआ था, यानी एक ऐसी जगह जहां कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, न जीव न पेड़ पौधे। लेकिन हाल ही में कोलोन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई खोज की है, जिसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया।
वैज्ञानिकों ने जब इस रेगिस्तान की मिट्टी को गहराई से परखा तो उन्हें सतह के नीचे सूक्ष्म जीवों और नन्हे कीड़ों की एक पूरी दुनिया मिली। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहां पानी की एक बूंद भी नहीं है और फिर भी ये जीव वहां सुरक्षित हैं, एक्टिव हैं। इस खोज में सबसे खास है नेमाटोड्स। ये धागे की तरह दिखने वाले बहुत ही छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। जहां की मिट्टी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि कोई भी पौधा नहीं उग सकता, वहां ये जीव आसानी से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस रिसर्च की सबसे दिलचस्प बात है इन जीवों का प्रजनन करने का तरीका। एटाकामा के बेहद सूखे हिस्सों में रहने वाले कुछ नेमाटोड्स ने खुद को माहौल के मुताबिक इतना ढाल लिया है कि उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी साथी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे अकेले ही अपनी संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं। दुनिया भर में बढ़ती गर्मी और सूखे के संकट को देखते हुए यह स्टडी काफी अहम मानी जा रही है। एटाकामा अब वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह बन गई है, जिससे यह समझने में मदद मिल रही है कि बेहद मुश्किल हालात में भी जीवन कैसे बचा रह सकता है। यह खोज न सिर्फ पृथ्वी के भविष्य को समझने में मदद करेगी, बल्कि दूसरे मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को लेकर भी नए रास्ते खोलेगी। तो कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।